हेलो गाइस, मैं निखिल। आज के अपने स्पेशल सेशन राजस्थान ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन उठाकर पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइए और चलिए मिलकर इस टॉपिक को आसान बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है मरुस्थल वाला 61%, अरावली वाला 9%, मैदान वाला 23%, हाड़ौती वाला 6% अराउंड। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है। तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो तो हो गया 61%। अब इसको हम राउंड फिगर करेंगे, 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9% हमें लेना होगा। तो ये हो गया 9%। ये एक, ये दो, कितने हो गए, 2। और ये कौन से नंबर का था, थर्ड नंबर का, 1 2 3, ये थर्ड नंबर का था। तो ये हो गया 23%। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 के बाद 6, ये 6%। ऐसे ही याद करना पड़ेगा डाटा को। ठीक है, 61%, राउंड फिगर किया, 9%, 1 2 2, ये 3, 23%, 2 और 3 5 और 1 6%। कितना याद हुआ। अब जनसंख्या, कहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है। तो मरुस्थलीय वाले प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर कितनी परसेंट जनसंख्या है, 40%। और ये कम जगह है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर 39% है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है। नदियों के कारण, जलोढ़ मृदा के कारण कृषि अच्छी होती है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 40% हो गया। ठीक है, इससे एक कम, ये 39%। ठीक है, ये 10% और ये 11%। कितना याद हुआ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 61%, राउंड फिगर किया, 9%, 1 2 और 3 23%, 2 और 3 5 और 1 6%। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 40% मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश 39% और अरावली 10 और ये 11%। इतना समझ में आ गया। अब जलवायु देखें तो जलवायु इस तरीके से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर शुष्क है, फिर उपाद्र, उपाद्र, फिर आर्द्र, फिर अति आर्द्र। ठीक है, ये वर्षा के कारण ही है, ये भी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश को। हम इसी मैप पर ही कोशिश करेंगे सारा का सारा पढ़ लें। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कौन से काल में इसका मुख्यतः इसका जो कौन से काल में इसका निर्माण हुआ था, तो वो था टर्सरी और प्लीस्टोसिन। कौन सा काल था, टर्सरी और प्लीस्टोसिन काल। कौन सा, टर्सरी और प्लीस्टोसिन काल। लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर मान लेते हैं। एक बार के लिए इसको मान लो 600 किलोमीटर। 600 का आधा 300 किलोमीटर और 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना है, 640, 300, 200 से 300 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्यों है, नदियों के कारण। ठीक है, किस कारण है, नदियों के कारण से गगन नदी यहाँ से आती है, इस कारण। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। कौन से काल में निर्माण हुआ था, तो प्लीस्टोसिन और एक और कौन सा था एक और, टर्सरी। टर्सरी और प्लीस्टोसिन काल में। कौन से काल में, टर्सरी और प्लीस्टोसिन काल में। ढाल कैसा है इसका, ढाल है इसका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। चलो जितना पढ़ा एक बार फिर से वापस से रिवाइज करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 61%, 9%, मेरे साथ बोलो, 61%, 9%, 1 2 2 और 3 23%, 6%। अब
सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 40%, 39% और 10 और 11, 10 और 11%। ओके डन। अब हम आए थे मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पकड़ा, अब हम इस पर बात कर रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो तो है 640 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 200 से 300 मीटर। कौन से काल में हुआ था? टर्सरी और प्लेस्टोसिन काल में। इसका ढाल कैसे है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इतना हमने याद किया था, इतना याद आई होप आपको हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राठी प्रदेश है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो बालुका स्तूप मुक्त और एक बालुका स्तूप युक्त। बालुका स्तूप मुक्त जो है वो है 41% और बालुका स्तूप युक्त जो है वो है 59%। परसेंटेज याद करने हैं क्योंकि पूछता है। ठीक है, 41%, 59%। बालुका स्तूप मुक्त 41%, बालुका स्तूप युक्त 59%। अब बालुका स्तूप मुक्त है तो इसका मतलब स्तूप नहीं तो क्या होगा? पथरीला मरुस्थल होगा, और इस पथरीले मरुस्थल को बोलते हैं हमादा। ये नाम याद रखना है, क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? हमादा। ओके, इसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। कहाँ कहाँ है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल में और एक अर्ध शुष्क में। शुष्क वाले को राठी प्रदेश बोलते हैं, अर्ध शुष्क वाले को बांगड़ बोलते हैं। राठी में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 25 से 50 सेंटीमीटर जो है वो बांगड़ में होती है। ठीक है, फिर हमने शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया था, एक तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में और एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41% है और बालुका स्तूप युक्त जो है वो है 59%। ठीक है, बालुका स्तूप मुक्त को क्या बोलते हैं? एक पथरीला मरुस्थल बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा। कहाँ पर ज्यादा है? तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ओके, आई होप याद हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अब बालुका स्तूप के प्रकार 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 से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बरखान। पहले तो प्रकार के नाम पढ़ लो एक बार ताकि पता चल जाए कि किस किस प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधेर्य, तारानुमा, पेरोबैलिक, शीर्ष, सब्रकापित, नेपका। ठीक है, इतने प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। बालुका स्तूप में सबसे पहले हम देख रहे हैं बरखान। बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इनकी जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर होती है, ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। सर्वाधिक शेखावाटी में सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? चूरू में। सर्वाधिक शेखावाटी में कहाँ बनते हैं? चूरू में। और मरुस्थलीकरण इसी के कारण होता है। अगर पूछे ना मरुस्थलीकरण किस प्रकार बढ़ता है तो हमारा मरुस्थलीकरण इस प्रकार बढ़ रहा है मैप में। ठीक है, किसके कारण? बरखान के कारण। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। अगर अरावली ना हो बीच में तो एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो बरखान कौन सा प्रकार के किस रूप में होते हैं? तो अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तो चूरू में होते हैं। और विशेषता क्या है इसकी? विशेषता तो क्या है, अच्छी बात नहीं, क्या है विशेषता? क्या है इसकी? मरुस्थलीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप समकोण पर होता है। ठीक है, कहाँ बनता है? समकोण पर। बाड़मेर और जोधपुर में। बाड़मेर और जोधपुर में समकोण पर। ठीक है, बरखान। बरखान के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली, अर्धचंद्राकार होते हैं। दूसरी, सर्वाधिक चूरू में होते हैं। तीसरी, मरुस्थलीकरण इसके कारण सर्वाधिक होता है। अनुप्रस्थ ये कहाँ पर होता है? समकोण पर बनता है। समकोण पर। ठीक है, आगे अनुधेर्य। अनुधेर्य जो है वो समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर दिशा में बनता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तब निर्मित बालू का स्तूप अनुधेर्य बालू का स्तूप कहा जाता है। पवन की दिशा किस प्रकार होती है? समानांतर होती है तब। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ? जैसलमेर में। अनुधेर्य, समानांतर। पहले बचे 3 को समझो।
पहला बरखान हमने पढ़ा, बरखान अर्धचंद्राकार होता है, दूसरा शुरू में सर्वाधिक होता है, तीसरा मरुस्थलीकरण इसके कारण होता है, अनुप्रस्थ ये समकोण पर, अनुदैर्ध्य ये समानांतर। ठीक है, ये तीन हो गए। तब तारानुमा, तारानुमा कुछ खास है नहीं। ठीक है, अनियमित हवाओं के कारण बनता है, न्यूनतम 3 या अधिक भुजाएं होती है इसमें, जैसलमेर और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। ठीक है, पैराबोलिक, ये इंपॉर्टेंट है। पैराबोलिक जो है वो बालों की क्लिप, हेयर पिन जो होती है उसके आकार का होता है और बरखान के उल्टा बनता है। बरखान तो इस पर बनता है और ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और शीफ, ये भी इंटरेस्टिंग है। शीफ जो है बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जैसे ये है ना, ये अगर इतना होता तो ये बरखान हो जाता, लेकिन विंड हवा के कारण ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ गया, इस कारण को क्या बोलते हैं, शीफ। ठीक है, सब्रकापिस और नेपका, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है, वनस्पति होती है, उनके पास बनने वाले बाल को स्तूप को सब्रकापिस कहते हैं, और जो पीछे बनती है उसको बोलते हैं नेपका। इतना ही था बचिए। यहाँ तक हमने राठी प्रदेश की बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं बांगड़ प्रदेश की। बांगड़ प्रदेश को हम पुनः 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से में? घग्गर का मैदान, शेखावाटी का क्षेत्र, नागौरलैंड और लूनी बेसिन, इन 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लूनी बेसिन को देखते हैं। लूनी बेसिन को गोडवार बेसिन भी कहते हैं, जिसका विस्तार जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली तक है। लूनी बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली। इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं जो मुख्यतः बाड़मेर में मिलते हैं। इस क्षेत्र में कौन से पादप पाए जाते हैं? लवणीय पादप, जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। काला भूरा डूंगर, यह महत्वपूर्ण है। लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? काला भूरा डूंगर। ये याद कर लो, काला भूरा डूंगर क्या है? लूनी बेसिन के पूर्व में, लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियों को, लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? काला भूरा डूंगर। ठीक है, नागौर उच्च भूमि, सेकंड नागौर उच्च भूमि। लवणीय झीलें सर्वाधिक यहीं पाई जाती है, नागौर उच्च भूमि में पाई जाती है लवणीय झीलें सर्वाधिक। कुबड़पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़पट्टी या बांका पट्टी किसे कहते हैं? तो नागौर व अजमेर के मध्य स्थित अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुबड़पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। किसे कहते हैं? नागौर व अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड वाले क्षेत्र को बोलते हैं, जिसके कारण फ्लोरोसिस बीमारी होती है। हमें पता है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कौन सी डिजीज होती है? फ्लोरोसिस डिजीज होती है। ठीक है, नागौर व अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुब्बर या बांका पट्टी कहते हैं। ठीक है, नागौर व अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बांका पट्टी या कुब्बर पट्टी। ठीक है, हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो काला भूरा डूंगर, एक कुब्बर पट्टी या बांका पट्टी। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? काला भूरा डूंगर। पाली वर्ड याद रखना, पाली। ठीक है, और एक लूनी रिवर उससे संबंधित है। कुब्बर पट्टी और बांका पट्टी ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये है नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुब्बर पट्टी या बांका पट्टी। ठीक है, डन। अब थर्ड क्षेत्र, थर्ड रीजन कौन सा है? शेखावाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये 3 जिले इसमें आते हैं। जोहड़ कच्चे कुओं को कहते हैं। ठीक है, सर तालाबों कहते हैं, याद कर लो, सर किसको कहते हैं? तालाबों को। बीड़ चारागाह भूमि को, तोरावाटी, ये सबको पता है। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। बस इसमें कुछ था नहीं खास। ठीक है, घग्गर बेसिन, ये है इंपॉर्टेंट, एक वर्ड फिर आ गया, काठिया बग्गी। होता क्या है कि एग्जाम में वो वर्ड्स पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान रखना है कि कौन से बेसिन में, कौन से रीजन में आ रहा है और कहाँ आ रहा है और किससे संबंधित है। तो काठी या बग्गी इस बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी या उपजाऊ मिट्टी जिसका विस्तार गंगा एवं हनुमानगढ़ में है। ठीक है, सिंपल है। काठी या बग्गी क्या है? चिकनी या उपजाऊ मिट्टी है जिसका विस्तार गंगानगर एवं हनुमानगढ़ तक है। ठीक है, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं।
हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ा, राठी प्रदेश बोलते हैं उसको। उसके फिर हमने बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त जो है 41% है, बालू का स्तूप युक्त जो है 59% है। फिर हमने बालू का स्तूप युक्त के हमने प्रकार पढ़े, पैरोबलिक वगैरह। उसके बाद हम आए अर्ध शुष्क मरुस्थल बांगड़ प्रदेश में, जिसको हमने 4 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से? लूनी बेसिन, नागौर नागौर घग्गर का मैदान और शेखावाटी रीजन। ठीक है, लूनी बेसिन। अब हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे, हम बस वही पढ़ते हैं। ठीक है, काम की चीज। लूनी बेसिन, काला भूरा डूंगर, ये क्या है? लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के पूर्व में पाली की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? काला भूरा डूंगर। कुबर पट्टी या बांका पट्टी, ये क्या है? नागौर एवं अजमेर के मध्य फ्लोराइड वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुबर पट्टी या बांका पट्टी। काठी या बग्गी क्या है? चिकनी मिट्टी है, जिसका विस्तार कहाँ तक है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। किससे संबंधित है? घग्गर बेसिन। ठीक है, डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ खास नहीं है, अगर सामने आ जाए एग्जाम में तो याद रखना कि हाँ ये चीज ये है, बस इतना ही है। ठीक है, खड़ीन एवं प्याला, ये क्या है? ये अस्थायी पानी की झीलें हैं। ठीक है, रबी की फसलें बोई जाती हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, अस्थायी पानी की झीलें कहाँ पर है? मरुस्थल में। खड़ीन या प्याला क्या है? पलाया। खड़ीन या पलाया क्या है? मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें हैं, रबी की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, बस। ये झील मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, रन एवं टाट, मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहते हैं। किसे कहते हैं? लवणीय दलदली एवं अनुपजाऊ भूमि। बेसिकली यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र हमको याद करने हैं रन एवं टाट के। जोधपुर में फलोदी एवं बाप, जोधपुर में फलोदी और बाप। ठीक है, जैसलमेर में भाकरी और पोखरण, बाड़मेर में थोप। ये भी आपको याद रहेगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ताल छापर, ये तो खुद एक अभ्यारण्य है, चूरू में है। ठीक है, परिहारी रण शेखावाटी में। एक ये वर्ड है, याद कर लो, थोप, बाड़मेर में। थोप कहाँ पर? बाड़मेर में। थोप कहाँ पर है? बाड़मेर में। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जलपट्टी और लाठी सीधी, ये क्या है? सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। अब नदी याद कर लो, नदी का नाम सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं, जो मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। कहाँ? कौन सी जलपट्टी कौन सी है? जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य स्थित वाटर बेल्ट, इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। ठीक है, चांदन क्या है? चांदन एक गांव है में नलकूप सर्वाधिक है, जिन्हें थार का गढ़ा कहा जाता है। ठीक है, जलपट्टी पर चांदन गांव में नलकूप सर्वाधिक है, जिन्हें थार का गढ़ा कहते हैं। बस याद करना है कि भाई चांदन जो है नलकूप सर्वाधिक है, इसको थार का गढ़ा कहते हैं। चांदन है कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, जलपट्टी पर पाई जाने वाली सेवन घास को गोडावन की शरणस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, गोडावन की शरणस्थली कहा जाता है। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष बायतू, बाड़मेर, सांचौर जालोर क्षेत्र में मिला है। ठीक है, जलपट्टी लाठी सीरीज क्या है? तो जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य के वाटर बेल्ट को क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। चांदन एक गांव है जिसको थार का गढ़ा कहते हैं जैसलमेर में। ठीक है, आगे आकलवुड या फोसिल पार्क, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, जुरासिक काल का है। ठीक है, बाप बोल्डर क्ले, अब इसको देख लो, ये है काम की चीज, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। बाप बोल्डर क्ले क्या है? तो हिमानी के द्वारा जमा किए गए कंकर पत्थर व अवसादों के बोल्डर क्ले कहा जाता है। किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा, जिनका निर्माण काल परमो कार्बोनिफेरस काल, यहाँ से आया था क्वेश्चन, आया हुआ है क्वेश्चन, परमो कार्बोनिफेरस काल, जो बाप जोधपुर में स्थित है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, बाप कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन से काल में? परमो कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, नखलिस्तान या मरु उद्यान, मरुस्थल में वह क्षेत्र जहाँ बेसिन पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। इसको ऐसे याद करो, जैसे नकलिस्तान, नखलिस्तान को याद करो, नकलिस्तान से नकली जैसा कुछ है। ये इमेज मैंने एआई से बनाई है।
ये जो ऊपर बता रहा है ये उसी को लेकर इमेज बनाई गई है। एक बार सोच के देखो, ऐसा क्षेत्र नकली सा लगता है रेगिस्तान के अंदर, ठीक है। तो नखलिस्तान उसी को कहते हैं। मरुस्थल में वह क्षेत्र जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे, ये भी कुछ खास नहीं है। पीवना, जैसलमेर में सांप की प्रजाति का रंग पीला होता है, पीवना से पीला, ठीक है, समझ जाओगे। मरुस्थल का मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। मरुस्थल का मार्च का अर्थ होता है मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। तो जो मरुस्थल है वो आगे की ओर किस प्रकार बढ़ रहा है, ये दिख रहा है आपको। मरुस्थल आगे की ओर इस प्रकार बढ़ रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। किस प्रकार बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बालसन, मरुस्थल में पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन या झीलों को बालसन कहते हैं। दो पर्वत हो गए, उनके बीच में कोई जल है तो उसको क्या बोलते हैं, बालसन। थार का जो मरुस्थल है वो भारत में तो है 85% और पाकिस्तान में है 15%। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान में। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन से है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये 4 राज्य हैं, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पर है, राजस्थान में 62% है। ओके, तो यहाँ तक मरुस्थल वाला खत्म हो जाता है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अरावली पढ़ेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आपने देखी वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले पार्ट अरावली वाले में मिलेंगे। अरावली की पहाड़ी में जब पढ़ेंगे तब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।